आज हम लेने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब क्या होता है कि सेल में बहुत सारी ऑर्गेनल्स होती हैं, सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनल्स ऐसी होती हैं जिनके फंक्शंस आपस में जुड़े हुए होते हैं और वो बनाते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। जब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे आते हैं हम, तो हम देखते हैं कि दे वर्क टुगेदर टू मॉडिफाई, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट लिपिड एंड प्रोटीन। ट्रांसपोर्टेशन का काम यहाँ पे होता है। अब इसमें कौन कौन आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ज़रूरत क्यों है इनकी? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो कि बॉडी को चाहिए होते हैं, जैसे प्रोटीन या लिपिड्स। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें हमें सेल से बाहर निकालना है। तो इसलिए जैसे पॉइजन सब्सटेंस कोई आ गया या कोई एंटीजन की एंट्री हो गई या बैक्टीरिया वायरस घुस गए, उनको बाहर भी निकालना है। तो इसलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन्स इन ऑर्गन्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसी होती हैं, कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन होती है और कुछ में मेम्ब्रेन्स नहीं होती। किसी में डबल होती है, किसी में सिंगल होती है। तो आपको ये इस चार्ट से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम राइबोसोम्स या पॉलीसोम्स की बात करें, वो नॉन मेम्ब्रेन्स है। सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम, बेसल बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, ये सारे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। सिंगल मेम्ब्रेन वाली देखें तो गोल्जी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ भी है, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, पेरोक्सीसोम, इन सब में मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। और डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आते हैं। तो आपको अगर ये चार्ट याद है और आपको ये चीज़ें याद हैं, तो आपको जब आप लिखेंगे थ्योरी में या अगर आपको एमसीक्यूज में भी आता है तो आप आराम से कर पाएंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सबसे पहला हम लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है न्यूक्लियस के जस्ट पास शुरू आता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस है, उसके बाद यहीं से ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो गया है। शुरू में तो रफ होता है, साइड्स में आप यहाँ स्मूथ देख रहे हैं, बट ये कंटिन्यूटी में होता है। रफ है तो उसके बाद फिर स्मूथ शुरू हो जाएगा, फिर गोल्जी होगा, इस तरह से। जैसे कि हम इस फर्स्ट स्लाइड के डायग्राम में देखें तो ये रफ आ गया, इसके साथ ही ये कंटिन्यूटी में स्मूथ आ गया, यहाँ गोल्जी आ गया, वेसिकल आ गया और ये लाइसोसोम आ गया। कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इट्स ऑफ टू टाइप्स। पहले थ्योरी देख लेते हैं। तो ये सेल को पहले डिवाइड करेगा ल्यूमिनल फेस में और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल फेस में। ल्यूमिनल फेस जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की तरफ होगा, और जो बाहर बचा साइटोप्लाज्म में, इसके अलावा जो बचा वो कहलाएगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल फेस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरीके के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ जो होता है इट्स बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन इट, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस और उनकी सीक्रेशन में हेल्प करता है। स्मूथ पे आ जाए तो ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, जैसे कि स्टेरॉयडल हार्मोन्स में हमें लिपिड्स चाहिए होते हैं। अच्छा, इसको याद कैसे करें? रफ एंडोप्लाज्मिक में है तो कुछ कुछ तो बात होगी, तभी तो रफ है। उसकी मतलब स्किन में कुछ रफनेस होगी इस वजह से। और स्मूथ जो है तो ऐसा आप मान के चलिए क्योंकि उसमें लिपिड बनते रहते हैं, इसलिए उसकी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ रहता है। जैसे हम जब वेस्लिन लगा लेते हैं या क्रीम लगा लेते हैं अपने हाथों में तो स्मूथ हो जाते हैं, जस्ट लाइक दैट। अब आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो राइबोसोम बनाता है। स्मूथ राइबोसोम मतलब उसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं तो लिपिड सिंथेसिस होता है, और यहाँ पे राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सबसे पास में होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बनेगा? जब हम जब सेल एक एक छांट छांट के सारे राइबोसोम को निकाल देगी तो वो स्मूथ बन जाएगा। और यहाँ पे होते हैं सिस्टर्ने, लेकिन स्मूथ के पास होते हैं ट्यूब्यूल्स। तो ये थे डिफरेंसेस और ये आपको याद होनी चाहिए। इसको कंटिन्यूटी में याद रखिएगा, जो ये आप बना हुआ है वो इतना कंटिन्यूस नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताया कि राइबोसोम है तो यानी प्रोटीन सिंथेसिस, तो मैं फर्स्ट से सीधे फिफ्थ पे आ गई। अगर ऐसे आप कंटिन्यूटी में याद रखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गोल्जी एपरेटस की। इसको बनाया था, सॉरी, डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने। और ये होते हैं फ्लैट डिस्क शेप सैक या सिस्टर्न। इसमें दो चीज़ें आती हैं, इसलिए मैंने एक साथ में रखा है इनको। ये याद रखिएगा, सिस फेस, कॉन्वेक्स फेस या फॉर्मिंग फेस। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा।
ट्रांसफेस, कॉनकेव फेस या मैच्योरिंग फेस, ये बाहर की तरफ होगा। अच्छा, इनका काम होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने का। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरह का होता है। सिस फेस कहाँ से जुड़ा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, स्मूथ वाले से, राइट। और ये यहाँ से आ रहे हैं वेसिकल्स, फिर ये यहाँ से होते 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 ये लास्ट में ट्रांसफेस की तरफ आ जाते हैं। जनरली क्या होता है, जैसे प्रोटीन्स बने या लिपिड्स बने और ट्रांसफेस की तरफ पास आउट हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट या लास्ट जो आता है हमारा, वो आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं दे आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और इसलिए इनको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। इसमें एंजाइम आता है हाइड्रोलिसिस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस और कार्बोहाइड्रेजेस। इसका मतलब क्या हुआ? लाइपेजेस जो लिपिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे, प्रोटीएजेस प्रोटीन पे वर्क करेगा, कार्बोहाइड्रेजेस कार्बोहाइड्रेट्स पे वर्क करेगा, और इसी तरह से प्रोटीएजेस फिर न्यूक्लिक एसिड पे भी वर्क करेगा। तो इनको चाहिए एक एक्टिव एसिडिक एनवायरनमेंट, क्योंकि एंजाइम तो एसिडिक उसमें ही काम करते हैं ना, तो एक एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट चीज़ है हमारी वैक्यूल्स। वैक्यूल्स तो आप लोग सब जो जानते होंगे, पिछली बार भी हमने वैक्यूल्स की बात की थी। इसमें वाटर हो सकता है, सैप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट की। अब अगर हम देखें तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, ऑलमोस्ट 90% सेल को कवर करते हैं ये, जबकि एनिमल सेल में इतने बड़े नहीं होते। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, क्योंकि हमें पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट से ही रिलेटेड पढ़ रहे हैं। इसलिए जो वैक्यूल्स है दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, अदर मटेरियल्स, और वो भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स ही है। फिर जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, फूड वैक्यूल्स आर देयर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर देयर, सो मेनी वैक्यूल्स। तो ये था आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई कन्फ्यूजन हो ज़रूर पूछिएगा, और कुछ नहीं याद हो रहा हो तो उसका माइंड मैप मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।